वो खाना खाते समय हमेशा अपने कानों पर नॉइज कैंसलिंग हेडफोन लगाकर बैठता था, क्योंकि उसे अपने सहकर्मियों की बातें सुनना पसंद नहीं था। वे अक्सर उसके बारे में फुसफुसाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और वो इन सब बातों को अपने हेडफोन के पीछे छुपा देती थी। लेकिन एक दिन जहाज की निगरानी करने वाले एक सहकर्मी उसके पास आया और जबरदस्ती उसके हेडफोन उतार दिए। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, चलो आजमाते हैं। उसने पूछा, ये क्या है? फिर बोला, ये एक अनदेखी मांसपेशी है, तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारे पास है या नहीं। फुक्स ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़ा और वहां से चला गया। लेकिन वो लड़का इसे अपमान समझ बैठा। गुस्से में उसने हेडफोन उसके ऊपर फेंक दिए। तुम्हें ह्यूमर समझ में नहीं आता? फिर भी फुक्स चुप रहा। उसने नीचे पड़े हुए हेडफोन उठाए और बिना एक शब्द बोले वहां से चला गया। अगले दिन फुक्स को उसके सीनियर ऑफिस में बुलाया गया। पूछा गया, क्या तुम्हें बाकी लोग परेशान कर रहे हैं? लेकिन फुक्स ने सिर झुका लिया। नहीं सर, वो तो मजाक कर रहे थे, मैं बस पास से गुजर रहा था। उसकी चुप्पी उसका सह लेना सहकर्मियों को और भी निडर बना रहा था। काम के बाद कुछ लोग उसके पास आए। तुझसे बदबू आ रही है फुक्स, आ जा, आज नहला ही देते हैं। सबने मिलकर फुक्स को जमीन पर गिरा दिया। उसे घसीटते हुए बाथरूम ले गए, शॉवर के नीचे पटक दिया और पानी का वॉल्व खोल दिया। पल भर में फुक्स पूरा भीग गया। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था, कोई विरोध नहीं, सिर्फ खामोशी। पीछे से हंसी गूंज रही थी। फुक्स एयरपोर्ट पर काम करता है, बड़ी बड़ी लगेज उठाता है। उसकी उम्र 40 के पार है, पर आज तक किसी से प्यार नहीं किया। गंजा सिर, थोड़ा मोटा शरीर, थोड़ी सी शर्म और बहुत सारा अकेलापन। गंजा सिर और मोटा शरीर, यही उसकी हीन भावना की जड़ था। इस वजह से वह बेहद अंतर्मुखी और चुप रहने वाला बन गया था। उसने कई बार खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। हर शुक्रवार वह एक थाई रेस्टोरेंट में जाता था। हर बार वही टेबल चुनता, हमेशा की तरह। रेस्टोरेंट का मालिक उसे देखते ही सामने वाली कुर्सी की प्लेट और चम्मच हटा देता और बिना कुछ पूछे हमेशा की तरह उसके लिए थाई स्टाइल नूडल्स ले आता। खाना खाने के बाद वह अपनी कार उठाकर नदी किनारे चला जाता और फिर एक रेडियो स्टेशन पर कॉल करता, जोशीली हेवी मेटल म्यूजिक का गाना प्ले करवाता। यही लम्हा उसके लिए सबसे सुकून देने वाला होता था। उस दिन फांस ने वो मॉडल कार खरीद ही ली जिसे वह काफी समय से चाहता था। घर लौटते वक्त सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात एक नन्ही सी लड़की से हुई, जो अभी अभी उसी बिल्डिंग में शिफ्ट हुई थी। लड़की ने मासूमियत से पूछा, ये कार किसके लिए खरीदी है? फांस थोड़ा झेंप गया, क्या जवाब दे, समझ नहीं पाया। इसी बीच लड़की का पिता आ गया। थोड़ी शिष्टाचार भरी बातचीत के बाद फांस ने वहां से जल्दी निकल जाना ही बेहतर समझा। बाहर बर्फबारी हो रही थी, लेकिन फांस को कोई परवाह नहीं थी। वह बेसब्री से अपने नए मॉडल कार की परफॉर्मेंस टेस्ट करने लगा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। वह बर्फ में खुलकर खेलता रहा, अपनी अंदर की खुशी को बिना रोके बाहर निकालते हुए। जहां जहां कार में कोई कमी लगती, वह खुद ही उसे मॉडिफाई करता। उसके घर में एक विशाल रेत का नक्शा भी था, जहां वह अक्सर द्वितीय विश्व युद्ध की ऐतिहासिक लड़ाइयों का रिकंस्ट्रक्शन करता। कभी कभी वह अपने एक दोस्त के पास अपना सारा सैन्य साजो सामान लेकर जाता और दोनों मिलकर एक रणनीतिक युद्ध खेल खेलते। मगर उस दोस्त की जिंदगी फांस से काफी अलग थी। वह शादीशुदा था और उसके 2 प्यारे जुड़वा बेटे भी थे। इस मामले में फांस अब भी बहुत पीछे था। अपने जन्मदिन के दिन फांस को सुबह सुबह अपनी माँ द्वारा भेजा गया चॉकलेट केक मिल गया। माँ के प्रेमी ने फांस को एक टोपी और एक डांस क्लास का गिफ्ट वाउचर दिया। वे दोनों चाहते थे कि फांस थोड़ा बाहरी दुनिया से जुड़े और वहां नए दोस्त बनाए। शाम को माँ ने उसे अच्छे कपड़े पहनने में मदद की। फांस का मन तो नहीं था जाने का, लेकिन माँ के प्रेमी ने कहा, कम से कम एक क्लास तो आजमा कर देखो, ताकि तुम्हें यह तो समझ आ सके कि तुम क्यों इसे छोड़ रहे हो। फांस ने हिम्मत जुटाई और डांस स्टूडियो पहुंचा, लेकिन वहां सब लोग कैजुअल कपड़ों में थे, मस्ती में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। इस माहौल में वह, जो पूरे फॉर्मल कपड़ों में आया था, एकदम अलग और अजीब लग रहा था। इसलिए फांस ने बिना देर किए वहां से निकल जाने का फैसला किया। वह अपनी कार में जाकर बैठ गया। बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। उसने सोचा, डांस क्लास खत्म होने के बाद वह घर चला जाएगा। समय बिताने के लिए उसने रेडियो पर फिर से हेवी मेटल म्यूजिक का गाना लगाया और वॉल्यूम बढ़ा दी। बाहर की बर्फ अब और तेज होने लगी थी। एक भारी बर्फीला तूफान आने वाला था। इसी कारण डांस क्लास को समय से पहले ही खत्म करना पड़ा। सब लोग जल्दी जल्दी घर निकल गए। तभी एक औरत फांस की ओर बढ़ी। वह पास में ही रहती थी, लेकिन अचानक शुरू हुई तेज बर्फबारी से घबरा गई थी। उसने फांस से कार में बैठकर घर छोड़ देने की गुजारिश की। यह पहली बार था कि कोई औरत फांस की कार की अगली सीट पर बैठी थी। वह थोड़ा घबरा गया और पूरे रास्ते कुछ बोला ही नहीं। यह देखकर औरत को शक हुआ कि शायद वह कोई अजीब आदमी है। फांस ने तुरंत स्थिति साफ करते हुए कहा कि वह भी उसी डांस पार्टी में आया था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। यह सुनकर औरत को राहत मिली। उसने अपना नाम बताया, शूफन, और मुस्कुराकर फांस को अगले सप्ताह साथ चलने का निमंत्रण दिया। उसने कहा, मैं वहां तुम्हारा ध्यान रखूंगी, कम से कम इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तुमने मुझे इस तूफान से बाहर निकलने में मदद की है। फांस ने उस औरत को उसके घर के दरवाजे तक छोड़ा। गाड़ी से उतरते समय औरत ने हंसते हुए मजाक में कहा, धन्यवाद, आज तुमसे जान पहचान हुई। फांस ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया। अगले दिन सुबह माँ ने उससे पूछा, कल रात तुमने कौन सा डांस सीखा?
फांस कुछ टुकड़ों में जवाब देने लगा, लेकिन ठीक से कुछ बता नहीं पाया। यह देखकर मां समझ गई कि वह डांस क्लास में गया ही नहीं था। यह बात उस प्रेमी को भी बुरी लगी जिसने फांस को गिफ्ट वाउचर दिया था। वह पास ही खड़ा था और काफी निराश हो गया। फांस ने नीचे सीढ़ियों पर देखा। वह छोटी लड़की अकेले बैठी थी। पूछने पर पता चला कि लड़की ने चाबी खो दी थी और घर के अंदर नहीं जा पा रही थी। उसके पिता कब आएंगे यह भी पता नहीं था। फांस ने दया दिखाते हुए उसे अपने घर ले आया और उसके लिए केक और दूध निकाल कर दिया। लेकिन एक ही कमी थी, फांस के घर में लड़कियों के पसंद का कोई भी खिलौना नहीं था। तभी लड़की की नजर घर में बने रेत के नक्शे पर पड़ी। वह उत्साहित होकर पूछने लगी, यह सब क्या है? फांस ने पास बैठकर एक एक चीज उसे समझाई। लड़की चुपचाप सुनती रही। वह पहली इंसान थी जो फांस की बातों में इतनी दिलचस्पी ले रही थी। शाम को उसके पिता काम से लौटकर उसे लेने आए, लेकिन उन्होंने फांस को धन्यवाद तक नहीं कहा। लड़की का सामान उठाया और बिना कुछ बोले तेजी से वहां से चले गए। अगले दिन सुबह फिर वही लड़की फांस के दरवाजे पर पहुंची। उसने फांस को अपने घर खेलने के लिए बुलाया। जब फांस उसके घर पहुंचा तो लड़की ने एक सवाल किया जो सीधा दिल को चुभता था। जो अक्लेस कर सकता है, क्या वह तुम भी कर सकते हो? तो फिर तुम ऐसे क्यों हो? लड़की ने अनजाने में कह दिया कि उसके पिता उसे अजीब किस्म का आदमी मानते हैं। यह सुनकर फांस को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन राहत की बात यह थी कि लड़की खुद ऐसा नहीं सोचती थी। उसने मजाक में फांस को मरियल किस्म का विडंबना भी कह दिया। शाम को फांस ने अपना सूट पहन लिया और डांस क्लास में जाने की तैयारी की। मां को यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। डांस क्लास में फांस ने अपना भारी भरकम शरीर जोर से हिलाया ताकि वह किसी तरह सबके साथ तालमेल बैठा सके, लेकिन फिर भी उसे बार बार शिक्षक टोक देते थे। अच्छी बात यह रही कि हर बार शूफन पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए उसे प्रोत्साहित करती रही। इससे फांस को काफी हिम्मत मिली। क्लास खत्म होने के बाद शूफन ने कहा कि उसका अब भी घर लौटने का मन नहीं है, तो फांस उसे अपना पसंदीदा रेस्टोरेंट दिखाने ले गया, वही जहां वह अक्सर अकेले जाता था। इस बार वह अकेला नहीं था। रेस्टोरेंट के मालिक ने भी उन्हें देखकर 2 बार नजर उठाकर देखा और खुशी से एक स्पेशल डिश भी मुफ्त में दी। खाना खाने के बाद फांस उसे कार में बिठाकर नदी किनारे ले गया। उसने शूफन से पूछा, कोई खास गाना है जो तुम सुनना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए रेडियो पर प्ले करवा सकता हूं। लेकिन शूफन ने एक भावनात्मक सौम्य गाने की फरमाइश की। यह सुनकर फांस चौंक गया, क्योंकि यह उसके आम तौर पर सुने जाने वाले हैवी मेटल गानों से बिल्कुल अलग था। फिर भी वह कार से बाहर निकला और रेडियो स्टेशन को कॉल किया। जब फांस ने एक शांत भावुक गाना प्ले करने की बात कही तो रेडियो होस्ट भी चौंक गया। तुम ऐसे क्यों हो? तुम ऐसे क्यों हो? यह मेरे लिए कुछ ठीक नहीं है। तो फिर चलो मैं कोशिश करता हूं। जब रेडियो होस्ट को पता चला कि फांस किसी लड़की के लिए गाना बजवा रहा है तो उसने तुरंत मजाक शुरू कर दिया। उसने पूछा, तुम दोनों के बीच अब तक क्या प्रगति हुई? ये सारी बातचीत कार के अंदर बैठी शूफन ने साफ साफ सुन ली। जब फांस वापस कार में आया तो शूफन अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। फांस ने थोड़ी झेप के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा। बस शांत बैठकर शूफन द्वारा चुना गया गाना सुनते रहे। जब यह मुलाकात खत्म हुई तो फांस ने उसे उसके घर के दरवाजे तक छोड़ा। शूफन ने उसे अंदर आकर चाय पीने का न्योता दिया, लेकिन फांस ने कहा, मुझे चाय पसंद नहीं है। यह सुनकर शूफन चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि मौका सामने था, फांस ने उसे यूं ही जाने दिया। वह कार लेकर वापस घर के लिए निकला, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पछतावा हुआ। उसने कार पीछे मोड़ी और हिम्मत करके दरवाजे की घंटी बजा दी। फांस की नौकरी से शूफन बहुत प्रभावित थी, क्योंकि वह एयरपोर्ट पर काम करता था और वहां हर साल कर्मचारियों को विदेश यात्रा के लिए फ्री हवाई टिकट मिलती थी। लेकिन फांस ने बताया कि इतने साल काम करने के बावजूद वह आज तक कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा। शूफन को फूल बहुत पसंद थे, इसलिए वह एक फूलों की दुकान में फूल सजाने का काम करती थी। वापसी के रास्ते में फांस के होठों की मुस्कान कभी नहीं हटी। भले ही कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए यही काफी था। अगले दिन जब वह काम पर गया तो वही सहकर्मी जो पहले अक्सर उसे परेशान करता था, अब अपनी गाड़ी खराब हो जाने पर उससे मदद मांगने आया। मैकेनिकल चीजों में माहिर फांस ने बिना किसी रंजिश के खुशी खुशी उसकी मदद की और कार ठीक कर दी। सहकर्मी को थोड़ा अपराध बोध हुआ, इसलिए उसने फांस को शाम को अपने घर होने वाली एक पार्टी में बुला लिया। सब लोग वहां बहुत मजे से खेल रहे थे, मगर फांस एक कोने में चुपचाप शराब पी रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। पार्टी के बीच में उस सहकर्मी ने अचानक एक आकर्षक डांसर को बुला लिया। बोलने लगा, यह तो बस मनोरंजन के लिए है, लेकिन असल में वह चाहता था कि फांस थोड़ा खुल जाए, जैसे बड्ढा बन जाए। फांस को यह बात एकदम पसंद नहीं आई। उसे लगा कि उसका अपमान किया गया है, इसलिए वह उसी वक्त वहां से जाने लगा। लेकिन बाकी लोग मजाक उड़ाने लगे और जबरन उसे फिर अंदर खींच लिया गया। इस बार फांस ने चुपचाप सहना नहीं चुना। उसने गुस्से में कुछ लोगों को धक्का देकर गिरा दिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। शायद वह बीमार था, या शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने सहकर्मियों का सामना कैसे करे। मन हल्का करने के लिए निकल गया। नीचे सीढ़ियों पर उसे वही छोटी लड़की मिली जिसने कहा, मैं भी चलूं? फांस ने ज्यादा सोचे बिना उसे साथ ले लिया।
और दोनों समंदर किनारे चले गए। रास्ते में उन्होंने आइसक्रीम भी खरीदी, लेकिन घर में जब लड़की के पिता को बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। जब फांस और लड़की वापस लौटे तो पिता घबराहट में तेजी से भागते हुए आए और लड़की को अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने फांस की बात सुने बिना ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे उन्होंने सिर्फ उसके चेहरे को देखकर उसे गुनहगार मान लिया हो। इसके बाद फांस को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। वह शब्दों का ज्यादा प्रयोग नहीं करता था। पुलिस अफसर जो पूछते, फांस बस उतना ही जवाब देता, ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश भी नहीं करता। पुलिस प्रमुख अनुभवी था। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि फांस एक सीधा साधा मासूम सा बड़ा लड़का है, इसलिए कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया गया। लेकिन इस घटना ने फांस की समाज में बुरी तरह छवि बिगाड़ दी। अब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को उसके साथ खेलने नहीं देते थे। सख्त पिता के अनुशासन के कारण वह छोटी लड़की भी अब जानबूझकर फांस से दूरी बनाने लगी। जिंदगी फिर से पहले जैसी कठिन हो गई। फांस को शूफन से मिले हुए बहुत दिन हो चुके थे। उसने डांस क्लास जाकर उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में शूफन कहीं नजर नहीं आई। फिर वह शूफन के घर पहुंचा। कई दिन तक वह उसे न तो आते देखा न जाते। फांस को चिंता होने लगी। एक दिन उसने हिम्मत करके खिड़की तोड़कर घर में घुसने का फैसला किया। अंदर का नजारा बहुत खराब था। बिल्ली भूख से लगातार रो रही थी। बर्तन कई दिनों से बेसिंधे पड़े थे। टीवी चल रहा था जिसे कोई देख नहीं रहा था। शूफन एक छोटे अंधेरे अलमारी के भीतर छुपी हुई थी। मानसिक तनाव और निराशा से उसका चेहरा थका और बुझा हुआ था। वह किसी से मिलना नहीं चाहती थी। गुस्से में चिल्लाते हुए उसने फांस को जाने को कहा। मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे टॉयलेट जाना है। वह भ्रम में बोल रही थी, लेकिन फांस गया नहीं। उसने बिल्ली के लिए खाना डाला, घर साफ किया और शूफन के लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ते की प्लेट धीरे से अलमारी के पास रख दी। फांस ने उससे धीरे से बात करने की कोशिश की, कम से कम कुछ खा लो। लेकिन शूफन ने हताशा में कहा, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। न नौकरी पर गई, न छुट्टी ली। क्या पता बॉस ने मुझे निकाल ही दिया हो। शूफन को कचरे की तरह ना समझा जाए, इसलिए फांस ने खुद उसके काम को संभालना शुरू कर दिया। वहां के लोग हमेशा बहुत विनम्र थे। खुद बात करते, खुद जवाब देते, यहां तक कि उसे मैच देखने का न्योता भी देते। न वहां कोई दिखावे वाले मर्द थे, न जबरदस्ती नचाई जाने वाली लड़कियां, न कड़वा शराब। इस माहौल ने फांस के दिल को छू लिया। जब वह घर लौटा तो पाया कि उसकी मां ब्रेकअप के कारण बिस्तर पर पड़ी थी। उसने फांस से झल्लाते हुए कहा, तुझसे कचरे की बदबू आ रही है। तू इससे बेहतर लड़की के लायक है, न कि किसी डिप्रेशन वाली सफाई कर्मी के। फांस एक ओर मां की देखभाल करता, दूसरी ओर शूफन की भी। साथ ही उसे कचरा संयंत्र में भी काम करना पड़ता। हर दिन वह खुद को भूलकर दूसरों के लिए दौड़ता रहा। पर खुशी की बात यह थी कि शूफन उसकी देखभाल से आखिरकार उस अंधेरे अलमारी से बाहर आ गई। शूफन ने घर की दीवारें फिर से रंगी, मानो नई जिंदगी की तैयारी हो। फिर वह फांस को लेकर सड़क किनारे की एक छोटी दुकान पर गई, जिसे देखकर वह कहने लगी, मैं यहां अपनी फूलों की दुकान खोलना चाहती हूं। अब जब उसके पास फांस जैसा हुनरमंद साथी था तो यह सपना ज्यादा दूर नहीं था। एक दिन जब फांस काम से लौटा, शूफन दौड़कर उससे लिपट गई, फिर हंसते हुए उसे पलंग पर गिरा दिया। उस रात के बाद जब धूप उसके चेहरे पर पड़ी तो सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वह सपना अब हकीकत था। शूफन की मदद से अब फांस डांस के 5 स्टेप अच्छे से करने लगा था। उसने एक स्टाइलिश काउबॉय हैट भी पहन ली थी। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता गया, शूफन ने अचानक कहा, तुम मेरे साथ चलकर यहीं रहो। फांस को यह सुनकर खुशी के साथ झटका भी लगा, पर उसने मां की हालत के बारे में सोचा, जो अब भी स्थिर नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा हिचका। यही बात महिलाएं सबसे जल्दी महसूस करती हैं। गुस्से में शूफन बोली, तुम 40 के हो गए हो और अब भी अपनी मां के साथ रहते हो, यह तो बहुत अजीब है। यह कहकर वह नाराज होकर चली गई। फांस भारी मन और शरीर के साथ उसके पीछे भागा। उसने अपने सबसे प्यारे रेत के नक्शे को मिटा दिया, मां को गले लगाकर विदा ली और ढेर सारे खिलौने पड़ोस की छोटी बच्ची के लिए पैक कर दिए। जब दरवाजा खुला तो बच्ची का पिता सामने खड़ा था। इस बार वह पहले जैसा सख्त नहीं था। उसने फांस से माफी मांगी और कहा, उस दिन मैं और मेरी पत्नी तलाक के कगार पर थे। दिमाग खराब था, इसलिए बर्ताव भी वैसा हो गया। फांस ने कुछ नहीं कहा, न कोई शिकायत की, बस चुपचाप वहां से निकल गया। उसके बाद फांस ने अपने सारे सामान के साथ शूफन के घर की ओर रुख किया, एक खुशहाल भविष्य की आस में। मगर जैसे ही वह अंदर आया, शूफन इधर उधर टहलती नजर आई, बेतहाशा, बेचैन, मानो कोई फैसला नहीं कर पा रही हो। उसने फांस को अंदर बुलाया, कुछ नहीं कहा, बस गले लगाया और विदा ले ली। फांस फिर अपने घर लौट आया। जिंदगी फिर उसी पुराने ढर्रे पर लौट गई। एक बार फिर वह अकेले चॉकलेट बॉल खाता, अकेले बर्फबारी देखता, अकेले एयरपोर्ट की लाइटें गिनता और अकेले ही गैलरी की भीड़ में चेहरों को तकता। अचानक एक ख्याल आया। उसने वह दुकान खरीद ली जो शूफन को पसंद थी। उसे बड़े प्यार से सजाया संवारा, फिर उसकी चाबी बहुत सावधानी से शूफन के घर रखाया, बिना कुछ कहे। और फिर फांस अकेला मिस्र की यात्रा पर निकल गया। यह पहली बार था जब वह एयर ब्रिज पर खड़ा होकर नीचे अपनी जिंदगी की रोशनी को एक अलग नजरिए से देख रहा था। दूसरी बार उसने सीखा
जब हम दुनिया को एक नए कोण से देखते हैं तो वह भी हमें नया नजर आने लगता है। हवाई जहाज ने उड़ान भरी और फांस सालों बाद पहली बार दिल से